हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय नेम इज़ डॉक्टर मोनू मिश्रा। तो जैसा कि आपको पता है कि एडमिशन का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करेंगे, आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़। तो पीएचडी के लिए अब आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। और लास्ट टाइम मैंने पोल भी डाला था कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं हाउ टू क्रैक अ पीएचडी इंटरव्यू पे एक वीडियो बनाऊँ। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, तो मैंने कहा चलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे एक पीएचडी इंटरव्यू को क्रैक किया जा सकता है, किस तरह के कमेटी मेंबर्स बैठते हैं, क्या क्या पूछते हैं, कैसे आप उन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, क्या आपका कुछ डिसर्टेशन थीसिस से पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है। तो इन्हीं सी चीज़ों के लिए मैंने स्पेशली आज काफ़ी रिक्वेस्ट करके प्रोफेसर विपुल खेराज, जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं एनआईटी सूरत में, उनसे रिक्वेस्ट किया और वो आए हैं चैनल पे। उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया है कि कैसे आप एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे पीएचडी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हो सकता है थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो, तो प्लीज़ उसको मतलब इतना वो मत कीजिएगा, क्योंकि वॉइस एकदम क्लियर है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो थोड़ा सा उस पर वो कीजिएगा। मैंने काफ़ी पसीना भी बहाया है इस वीडियो के लिए, वो आपको दिख ही जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल पे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे ये कहूँगा कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शेयर और लाइक ज़रूर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? Good morning. I'm fine. How are you? I'm fine. So, guys, today we have a very esteemed person with us. Let me introduce you, Dr. Vipul Kheraj. Dr. Vipul Kheraj is an associate professor in Department of Physics at Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, known as NIT Surat, and he's also the associate dean in the faculty welfare. So I am very, very thankful to Dr. Vipul. So he came forward for this very important interview, because this video is highly recommended and highly useful for all those people who are going to attend PhD interviews in next coming months. So sir, thank you very much for coming forward on this platform and giving me some time for this video. Thank you. Thank you. It is privilege. So, sir, we will start with the questions. Sir, the first thing which comes in our mind when we go to an interview is, what does a interview committee looks like? Like, how many members are there and what type of person are sitting in an interview? See, my background is like NIT, right? I am in an NIT. So Yes, sir. मेरा जो भी experience है PhD interview लेने का, I have been in committee for like years now, about 12 years. Yes, sir. एंड हम लोग यहाँ पे जिस तरह से करते हैं उसको ध्यान में रख के मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पीएचडी इंटरव्यू होता है। और जनरली क्या है कि आईआईटीज एंड एनआईटीज आर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, और हर आईआईटी या हर एनआईटी का अपना एक तरीका होता है, बट जो मोरलेस जो फिलोसॉफी ऑफ इंटरव्यू है वो सेम रहता है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कमिटी या जो कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, एनआईटी टू एनआईटी एंड आईआईटी टू आईआईटी एंड इवन इन यूनिवर्सिटीज। पर जो मोड ऑफ द प्रोसेस, आई मीन जो प्रोसेस का एक फ्लो होता है वो मोर और लेस सेम है सभी आईआईटीज एंड एनआईटीज में। तो मैं थोड़ा सा लाइक जो कॉमन मिनिमम है उसको ध्यान में रखते हुए अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। एंड मेनली हमारे यहाँ एसवीएनआईटी सूरत में जिस तरह से ये प्रोसेस होती है उसको ज्यादा हाईलाइट करूंगा, बट सभी एनआईटी में इसी तरह से होता है। सो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि लाइक वी हैव 9 डिपार्टमेंट्स, तो सभी डिपार्टमेंट का अपना एक कमिटी होता है, और कमिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर पार्ट ऑफ द कमिटी। वी हैव अ सिंगल कमिटी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसका चेयरमैन रहता है, एंड ऑल रिमेनिंग 12 फैकल्टी मेंबर्स आर द मेंबर ऑफ द कमिटी। और इंटरव्यू प्रोसेस में इट्स लाइक ऑल टुगेदर सिट एंड टेक द इंटरव्यूज, बट समटाइम्स जैसे कि अगर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है या प्रोसेस बहुत लेंदी है कभी कभी, तो उसमें डिवाइड करके मल्टीपल कमिटीज पैरेलली इंटरव्यू कर सकते हैं। सर, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, मतलब इंटरव्यू में अप्लाइड साइंस पे, बेसिक साइंस पे, या फिर थ्योरी, न्यूमेरिकल, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर इंटरव्यू में? देखो, द बॉटम लाइन ऑफ पीएचडी एडमिशन यानी पीएचडी इंटरव्यू इज, पीएचडी में वी डोंट एक्सपेक्ट द कैंडिडेट टू बी मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। हमें ऐसा नहीं देखना है कि उसको फिजिक्स या केमिस्ट्री या साइंस बहुत अच्छा आता है, ही इज लाइक जीनियस और प्रोडिजी, ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि पीएचडी इज अ ट्रेनिंग, लाइक पीएचडी में हमें उसको ट्रेन करना है, एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रेन करना है। सो
the prime thing which we look into the candidate is perseverance and hard working ability. कितना उसका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पीछे पड़ने की कितनी तैयारी है. एंड सो लाइक जनरली ये मेरी फिलोसॉफी है, एंड जनरली इसी तरह का एक बैकग्राउंड थॉट प्रोसेस होता है कि वी डोंट आस्क द कैंडिडेट्स अबाउट द मेमोराइज्ड लाइक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस या ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं. हम उनको पूछते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे. लाइक वी गिव अ स्मॉल प्रॉब्लम एंड टेल देम हाउ टू सॉल्व इट. लाइक व्हाट आर योर आइडियाज अबाउट दिस प्रॉब्लम, how do you look at the problem. ये एक प्रॉब्लम है तो उसको आप किस तरह से देख के सॉल्व करने की कोशिश करोगे या प्रॉब्लम पिक कैसे करोगे. सो जनरली मैं क्या करता हूँ, when we go for an interview, we prepare some questions which are kind of problem solving questions, कि जिसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है उसको हमें कैंडिडेट्स को ऑन बोर्ड या तो फिर उसके अपने ही थॉट प्रोसेस से किस तरह से उसको वो देखता है एंड सॉल्व करता है, ये हम देखना चाहते हैं. सो जनरली हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं वी स्टार्ट विथ नॉर्मल इंट्रोडक्शन, कि आपने आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, वो यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड देन वी जस्ट गो इनटू अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ व्हाट ही हैज डन सो फार. बट जनरली क्या होता है, पीजी फ्रेशर्स लाइक एमएससी या एमटेक करने के बाद तुरंत वो पीएचडी एडमिशन के लिए आते हैं. सो दे डोंट हैव अ लॉन्ग सीवी टू शो ऑफ, राइट. वो तो एमएससी के परसेंटेज या सीजीपीए बताएंगे और अगर प्रोजेक्ट किया है तो वो बताएंगे. अदरवाइज लाइक दे आर वेरी लिमिटेड टू देयर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट. सो हम उनके आसपास ही रहते हैं. व्हाट दे हैव लर्नड इन देयर पीजी, इफ आई समराइज, क्वेश्चंस आर not very mathematical or memory based. The questions are more philosophical, and we basically look for the approach of the candidate to to solve the problem. तो बेसिकली जो रट के जाने वाला कंसेप्ट है ये इंटरव्यू में इतना वैलिड नहीं है कि आप हर कुछ याद करके चले गए और फिर वहां जाके बता देंगे. इट्स मोर लाइक हाउ यू डू दिस. यस एग्जैक्टली. हम इट्स ट्रेनिंग, तो हमें कुछ रटा हुआ चाहिए ही नहीं, हमें तो उसको ट्रेन करना है ना. यस सर. एंड टू बी ऑनेस्ट लर्निंग इज इजी. Unlearning something and learning new is difficult. So we prefer that someone who is open to the new problems. ऐसे कैंडिडेट्स ज्यादा अच्छे रहते हैं पीएचडी के लिए. ये भी सही कह रहे हैं सर. बिल्कुल सर. अगर इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन आया जो आपने बताया कि क्या क्या चीजें आप जब आप एक इंटरव्यू लेते हैं तो कैंडिडेट के अंदर क्या चीजें एनालाइज करते हैं, कि वो क्या चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं. देखिए सबसे पहली चीज होती है जैसे मैंने बताया कि क्यूरियोसिटी एंड परसिवरेंस. ये दो ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने पीएचडी स्टूडेंट में चाहूंगा. एक्सपर्ट नहीं है या बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, फाइन. फिजिक्स बहुत अच्छा आता है या नहीं आता है इज ओके. लाइक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बट ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम दो तो वो यू सॉल्व कर दे, ऐसा मुझे नहीं चाहिए. बट मुझे ये चाहिए कि इन पीएचडी ओवर द टाइम यू आल्सो यू हैव डन दैट, यू हैव पास थ्रू द जर्नी. सो आपको पता है कि लाइक पीएचडी में ऐसा आता है कि यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट टेक्स टाइम, इट टेस्ट्स योर पेशेंस, इट टेस्ट्स योर फ्रस्ट्रेशन लेवल, और उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है. सो पीएचडी में हमको ऐसा बंदा चाहिए जो कि सस्टेन कर पाए, इन सब प्रेशर को सस्टेन कर पाए. आईआईटीज और एनआईटीज में जनरली ऐसा होता है दैट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इटसेल्फ यू आर असाइंड अ सुपरवाइजर और अ गाइड. तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, व्हेन स्टूडेंट्स कम फॉर पीएचडी, पीएचडी का अगेन एक दूसरा फंडा ये है जो कि उसको नॉर्मल यूजी पीजी कोर्सेज से अलग बनाता है, और वो ये है कि इट इज अ 1-to-1 इंटरेक्शन, है ना. लाइक अगर मैं बीटेक क्लास पढ़ाने जाता हूँ या एमएससी का क्लास पढ़ाने जाता हूँ, आई हैव 60 स्टूडेंट्स और 80 स्टूडेंट्स सिटिंग इन माय क्लास, एंड देयर इज हार्डली एनी 1-to-1 इंटरेक्शन, है ना. मुश्किल से 10-15% होता होगा, बट मोर और लेस इट इज अ मास टू वन इंटरेक्शन. पीएचडी में क्या है, यू आर लाइक द स्टूडेंट एंड द सुपरवाइजर आर अ पेयर, एंड वो पेयर लाइक 3-4-5 साल तक चलनी है. सो द कंपेटिबिलिटी बिटवीन and the chemistry between the supervisor and the student is very important in PhD. तो हम लोग क्या जनरली प्रीफर करते हैं that बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बिफोर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू और बिफोर इवन अप्लाइंग अप्रोच करते हैं दैट सर आई एम और मैडम आई वांट टू डू द पीएचडी, ये मेरा सीवी या ये मेरा सीजीपीए रिकॉर्ड है, एंड आई हैव अप्लाइड और आई एम अप्लाइंग, and I wish that I join your group as a PhD student. Yes, sir. ये एक बहुत important step है. अगर if any student is aspiring to do PhD in IITs or NITs, please identify your area of interest,
go to the website of the institutes where you want to do your PhD. आइडेंटिफाई द फैकल्टी, क्योंकि फैकल्टी का सारा प्रोफाइल वहां रहता है, उनके रिसर्च पेपर्स, उनके जो भी उनका एरिया ऑफ स्टडी या रिसर्च है उसको आप देखिए, एंड यू आइडेंटिफाई दैट मे बी दिस 1 or 2 फैकल्टी आर राइट फॉर यू टू डू द PhD. देन यू go through their papers. Of course आपको सब समझ में नहीं आएगा because you have just cleared the PG and you are not yet into the research, but जैसे आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे आपको आइडिया लगेगा कि किस एरिया में काम कर रहे हैं. And then write a personal email, not a group email, है ना. ग्रुप ईमेल में जनरली पढ़ता ही नहीं हूँ, I put it in a spam. Like ऐसा 20 प्रोफेसर को लिखा है कि I want to do PhD with you, I generally put it in spam. बट अगर मेरा नाम लिख के मेरा एक आध रिसर्च पेपर रिफर करके या उसको मेंशन करके अगर कोई बंदा लिखता है कि सर मैंने ये पढ़ा एंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग और आई वांट टू कैरी आउट द वर्क रिलेटेड टू दैट एरिया, then I take it seriously. I feel that student has at least gone into, at least taken the pain to go through my profile. Yes, and that is the positive thing. So अगर आप PhD करना चाहते हो IIT या NIT से एटलीस्ट जहाँ पे आपको सुपरवाइजर पहले असाइन कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे इट विल रियली हेल्प इफ यू अप्रोच द फैकल्टी, फाइंड आउट द राइट फैकल्टी, लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ द फैकल्टी. उनको आप अप्रोच करिए मेल से कि सर या मैडम मैं आपके साथ PhD करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड देन you might get a response, you might not get a response. In that case don't feel bad about it, but generally आएगा, response आएगा. And then when you go for the interview, there is the link, and then probably the chances of you getting selected increases drastically, at least significantly. ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ prejudice या bias होगा, ऐसा कुछ नहीं है, but at least जो जैसे मैंने कहा the chemistry is important between the student and the faculty. So वो chemistry ब्लिंक होना या शुरू होने का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है. सो दैट हेल्प्स. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. नहीं सर, ये मैं भी हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि जिस भी गाइड के साथ आप काम करना चाहते हैं उनको बिफोर हैंड अप्लाई, मतलब एक बार अप्रोच कीजिए ताकि उन्हें पता चल जाए कि आप उनकी रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं. वरना ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, ब्रंच ऑफ द स्टूडेंट आता है इंटरव्यू देने के लिए, आप स्टैंड आउट कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा पर्टिकुलर प्रोफेसर को कि आप ये काम करना चाहते हैं. राइट सर, ऐसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आजकल मास्टर थीसिस करते हैं, अपना मास्टर डिसर्टेशन करते हैं किसी XYZ सब्जेक्ट पे, तो क्या जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मास्टर थीसिस से, और अगर पूछे तो किस टाइप के पूछे जाते हैं? 100% पूछे जाते हैं, क्योंकि generally your master thesis, your dissertation is preliminary of your PhD. वहीं से आपका रिसर्च स्टार्ट होता है, वहीं से आपको लिटरेचर सर्वे कैसे करते हैं ये सीखने को मिलता है, वहीं से आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे वो सीखने को मिलता है. और जैसे मैंने बताया ना कि हमको ये देखना है कि आपने प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे किया था. अब 15 मिनट में हम आपका परसिवरेंस या आपका क्यूरियोसिटी लेवल तो जज नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते. तो ये एक मौका हमें मिलता है आपका डिसर्टेशन देख के कि भाई आपने जो डिसर्टेशन किया है उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है उसमें आपका अप्रोच क्या था, उसमें आपका इनपुट कितना था, किस हाउ इंडिपेंडेंट वेर यू व्हेन यू वर वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम. ये हम जानने की ट्राई करते हैं. कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई गाइड ने दे दिया और आपने उसका प्रोग्राम बना के उसको रन कर दिया एंड डेटा दे दिए, इस तरह का तो नहीं है. सो वी ट्राई टू सी वेदर द कैंडिडेट वाज इनटू द प्रॉब्लम सॉल्विंग और जस्ट काइंड ऑफ हेल्पिंग हैंड. तो अगर हमें लगता है कि द candidate or the student has a good hold on the problem and has worked well and reasonably independently, हम ऐसा नहीं कहते कि पूरा independently किया और 2 पेपर निकाल दिए, but reasonably उसने अपने inputs दिए हैं, ऐसा हमें लगता है, तो then we consider that candidate to be more favorable than others. And yeah, sorry, go ahead. मतलब सर, अगर किसी ने मास्टर थीसिस किया है और किसी ने नहीं किया है, तो जिसने मास्टर थीसिस किया है उसको थोड़ा एडवांटेज मिलता है इसके लिए? थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से हम असेस कर सकते हैं. राइट. क्योंकि हमें ये पता है कि उसने एटलीस्ट 6 महीने किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करके उसको सॉल्व करने का ट्राई किया है. सो दैट गिव्स एन एज. ओके सर, अब क्या होता है कि स्टूडेंट होते हैं बहुत एंशियस होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं कि अब मेरा इंटरव्यू है, नहीं हुआ तो क्या हुआ या फिर क्या पूछा जाएगा. तो आप क्या मतलब कुछ बता सकते हो कि कैसे उस नर्वसनेस से उस एंजाइटी को कम करा जा सकता है कि थोड़ा सा काम होके जाए ताकि आराम से आंसर दे सकें? इसको मैं इस तरह से आंसर करूंगा. लाइक देयर आर 2 पॉइंट्स. एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पहले
कि आपका रट्टा नहीं चलेगा, है ना। हाँ। एंजाइटी तब आती है जब आप कुछ याद करके जाते हो और आपको ये टेंशन है कि वो जो याद किया हुआ है वो राइट टाइम पे मैं बाहर ला पाऊंगा कि नहीं, हाँ सर। है ना। वहां पे एंजाइटी सबसे ज्यादा आती है जब हम रट्टा मार के या हमने कुछ याद करके रखा है और हमें वो राइट टाइम पे प्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो हमको थोड़ी एंजाइटी आती है। और दूसरी एंजाइटी अपनी साइकोलॉजिकल है। दो चीजें हैं। तो पहली तो इसलिए है कि भाई रट्टा तो आपका चलने वाला नहीं है, हम वो आपका जो भी है वो आपके रिटर्न टेस्ट में हो गया। उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहां पे तो whatever you have understood, whatever you have grasped is inside you, right? उसको हम आराम से धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। एंड वी एंश्योर दैट जितना पता है उसके आसपास का हम उसको थोड़ा सा डिग आउट कर ले, मतलब उसको हमें पता चले कि उसको क्या पता है। दूसरा जो साइकोलॉजिकल पार्ट है कि जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एंजाइटी वो हर एक में कॉमन है। वो तो किसी को भी, इवन फैकल्टी को भी आती है। जब मैं क्लास लेने जाता हूँ, इवन आज भी 12 साल के बाद जाता हूँ, अगर मैं नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और मैंने चाहे प्रिपरेशन भी की है, जनरली आई टेक अबाउट कपल ऑफ आवर्स और प्रिपरेशन बिफोर आई गो टू क्लास, बट फिर भी एक एंजाइटी तो रहती ही है कि मैं आई एम फेसिंग 60 स्टूडेंट्स हु आर क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स, दे हैव क्लियर्ड जेईई, देयर वर मिलियन स्टूडेंट्स एंड उसमें से जो ऊपर के टॉप 30-40 हजार है उसमें से ये बंदे आए हैं। एंड सो ये वाली एंजाइटी तो हमेशा सबको, फैकल्टी को भी रहती है, सबको रहती है। उसको कम करने के लिए मैं आपको एक मोटो या तो एक बॉटम लाइन बताता हूँ कि पीएचडी एडमिशन में जनरली जो फैकल्टी, जो कमिटी बैठती है वो आपको ग्रिल करने के लिए नहीं बैठती है ना तो वो आपको ग्रिल करने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि यार मैं इसको बता दूं कि इसको क्या नहीं आता, ऐसा नहीं है। वाइवा में होता है ये, है ना। जब आप यूजी पीजी वाइवा में जाते हो तो वहां पे ये होता है कि फैकल्टी इज ट्राइंग टू, बिकॉज फैकल्टी इज मार्किंग यू। वहां पे आपको ये है कि आपको ग्रेड देने हैं, आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करना है। तो वहां पे मेरा एक अप्रोच अलग रहता है कि भाई उसको क्या नहीं आता है वो भी देखना है मुझे कि क्या नहीं आता है। लेकिन पीएचडी में क्योंकि ऐसा है ना कि पीएचडी इज नॉट एन एंटायर, मतलब वो बहुत ही बड़ा कोर्स वर्क नहीं करना, आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिक एरिया का ही एड्रेस करना है। सो उसमें हमको ये नहीं देखना है कि आपको क्या नहीं आता है, हमको ये देखना है कि आपको क्या आता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मैथमेटिक्स में इतने अच्छे नहीं होते हैं बट उनका इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा है। लाइक somebody is very very smart when he or she is working in lab with the practical things. His hands are like surgeon, है ना। So maybe not very good at mathematics, reasonably well, it's fine, like course work करेंगे तो आ जाएगा। But somebody could be very good at electronics, somebody could be very good at optics, right? उल्टा भी होता है कि कुछ बच्चे थियोरेटिकल फिजिक्स यानी कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं बट उनका एक्सपेरिमेंट उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। सो हमको ये नहीं देखना है कि उनको क्या नहीं आता है, हम जनरली ये डिग आउट करने की ट्राई करते हैं कि क्या उनको आता है या कौन सा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो यू डोंट हैव टू बी एंसियस अबाउट इट, लाइक जो आपको आता है उसमें अपने आप जो फैकल्टी या कमिटी है वो अपने आप आपको उसी एरिया में ले जाएगी और उसी एरिया से आपको बाहर निकालेगी। सो यू आर नॉट गोइंग टू बी ग्रिल्ड बाय फैकल्टी, you are not going to be humiliated there, है ना। तो एंजाइटी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपको कुछ करके जाना नहीं है, आपको जो समझ में आया है वही वहां पे बताना है, जो आपने काम किया है डिसर्टेशन में वही आपको बताना है। एंड देन आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी पे आपको ले जाके वहीं से आपको पूछने वाले हैं। मतलब उनको ये माइंड में एक बना लेना है कि वो सपोर्टिव होंगे। जो ये फोबिया है कि मैं वहां जाके मेरी बेइज्जती करेंगे या फिर वही क्वेश्चन पूछेंगे जो नहीं आता, ऐसा नहीं है। दे आर सपोर्टिव। यस एब्सोल्युटली। मैंने इतने साल, लाइक 12 साल से मैं पीएचडी के इंटरव्यू ले रहा हूँ 2 बार साल में। वी हैव दिस प्रोसेस ट्वाइस अ ईयर। एक बार जुलाई में होती है, एक बार दिसंबर में होती है। सो ट्वाइस अ ईयर वी डू दैट एंड आई डोंट रिमेंबर, नॉट ओनली मी, आई हैव नेवर सीन अ फैकल्टी ग्रिलिंग और ह्यूमिलिएटिंग अ कैंडिडेट इन पीएचडी इंटरव्यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि कई बार स्टूडेंट जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं आंसर नहीं दे पाया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या ऐसा भी होता है कि अगर कुछ आंसर नहीं दे पाए तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर? हाँ, ऐसा लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि हमें ये तो देखना ही नहीं है कि आपका फिजिक्स का मेमोरी कितना अच्छा है ना। हमें ये देखना है कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया था। तो ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े बहुत ओपन एंडेड होते हैं, जहाँ पे कोई उसका हार्ड आंसर नहीं है कि यस और नो में आंसर है या 1 वर्सेस 2 का आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है। मोर क्वालिटेटिव आंसर्स, मोर और लेस क्वालिटेटिव आंसर्स रहते हैं। और दूसरा उसका ये भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि हम उसको असेस कर रहे हैं, उसकी रेंज असेस कर रहे हैं। किसी बंदे को हमने क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ फिलोसॉफी का क्वेश्चन पूछ लिया, उसको नहीं आया, ठीक है, बट देन the candidate did really well in some other area. Okay.
उसको क्वांटम मैकेनिक्स इतना अच्छा नहीं आया, बट जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक्स पूछना शुरू किए या हम उसको कुछ और सब्जेक्ट में ले गए, वहां पे उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा. एंड देयर इज अ फैकल्टी हु इज लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज गुड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और देयर इज अ फैकल्टी हु इज गुड एट सेटिंग अप एक्सपेरिमेंट्स, राइट. सो उस टाइम पे हो सकता है कि उसके क्वांटम मैकेनिक्स के 4 क्वेश्चन के आंसर उसको नहीं आए, उसको वो बोल ही नहीं पाया, आंसर ही नहीं दे पाया, बट देन ही और शी डिड रियली वेल इन सम अदर एरियाज एंड दैट फैकल्टी वाज लुकिंग फॉर द कैंडिडेट. सो नेवर थिंक कि आपने 3 आंसर सही नहीं दिए या आप बोल ही नहीं पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है. सर लास्ट क्वेश्चन यही है मेरा कि जो बच्चे अभी, क्योंकि सीजन स्टार्ट हो गया एडमिशन का, अभी सारे इंटरव्यू होने वाले हैं, आप क्या मतलब टिप्स दोगे कि कैसे प्रिपेयर करके जाए इंटरव्यू के लिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट? जैसे मैंने कहा कि कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट. ट्राई टू इवेल्युएट योरसेल्फ. जनरली मैं हमेशा इवन मेरे बीटेक या एमएससी स्टूडेंट्स को भी मैं बताता हूँ कि मोस्टली अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके, थोड़ा सा प्लान करके जाए ना, आप इंटरव्यू को खुद ड्राइव कर सकते हो. आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से एरिया में या किस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाला है ना. सो थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये आ सकता है. ऑफ कोर्स ये इतना इजी भी नहीं है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएगा. बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए. आप याद रखने की कुछ जरूरत नहीं. इक्वेशन अगर आपको नहीं भी याद है ना, यहाँ पे इवन मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि मैं किसी बच्चे को पूछता हूँ कि भाई मुझे ये समझाओ जरा, एंड ही ट्राइज टू explain mathematically and fumbles in deriving equations or something. मैं उसको even straight away वहां जाके बताता हूँ कि अच्छा ये इक्वेशन ये रहा, मैंने लिख दिया, अब आप आगे बढ़ो. सो मुझे उसका मेमोरी तो याद, मुझे चेक करना ही नहीं है ना. वो तो इक्वेशन जब आप वो पेपर लिखने बैठेगा या रिसर्च करेगा तो उसके पास गूगल रहेगा, उसके पास बुक्स रहेगी. सो दोज थिंग्स विल बी अवेलेबल रेडीली. मुझे क्या चाहिए कि वो उसको कैसे सॉल्व करता है, उसका अपना इनपुट किस तरह से दे रहा है. तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दूसरा ये है कि सेल्फ इवेल्युएशन. आप खुद अपने आप को क्वेश्चन पूछो. लाइक मैं जनरली सिमुलेट करता हूँ. जब फैकल्टी इंटरव्यू के लिए गया या इवन मैं जब पोस्ट डॉक्टरल के लिए गया था, सो मैं अपने आप को इवेल्युएट करता हूँ कि ये मेरा प्रेजेंटेशन या ये मेरा एरिया है, ये मेरा डिसर्टेशन किया है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, राइट, बेस्ड नहीं. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऐसे कौन से हैं जो इसमें से वेरी ऑब्वियस है. लाइक जनरली क्या होता है कि फैकल्टी भी वही इंटरव्यू ले रहे हैं, तो टिपिकली 3-4 टिपिकल पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि भाई आपने जो डिसर्टेशन किया था वो क्या था, उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया आपने, आपका कंट्रीब्यूशन कितना था, राइट, व्हाट वाज यूनिक अबाउट इट, है ना. दूसरे ऐसा क्या आउटपुट मिला जो अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया होता तो हम लोग मिस कर जाते. इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो कॉमन होते हैं. सो ऐसे क्वेश्चंस का मैं क्या आंसर दूंगा वो आप पहले से थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके जा सकते हो कि याद रखने की जरूरत नहीं, बट यू कन्विंस योरसेल्फ कि इसका ये आंसर सही रहेगा. ऐसा. सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं जानता हूं कि इससे बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों को. थोड़ी बहुत नहीं, बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी इंटरव्यू का जो बाढ़ आने वाला है, वो जो इतना क्यूरियस रहेंगे कि क्या क्या करना है, उससे बहुत हेल्प मिलेगी. सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया. बहुत मुश्किल है आपका टाइम. Thank you. It is a privilege and a pleasure to talk to you, and I hope the informations that I have given are useful to the candidates. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम. Thank you so much. सो गाइज आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ आपको समझा दी हैं. मैं उनका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मेरे इस चैनल पे आए, उन्होंने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम में से निकाल के मुझे थोड़ा टाइम दिया. थैंक यू वेरी मच विपुल सर फॉर कमिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड हेल्पिंग आउट स्टूडेंट्स. तो गाइज यही था. आप अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एक PhD इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं. अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए.